हम भूमिहार हैं, हम यादव हैं, हम पटेल हैं, हम कुर्मी हैं, हम बिहार के सीएम के पद पे बैठेंगे। काहे कि मेरी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हम बैठेंगे सीएम के पद पर। हैं? तुम यादव है, ब्राह्मण है, तुम बैठे हो पद पे? हाँ, हम बैठेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो यादव, ब्राह्मण और कुर्मी, इन सब जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह पहले जाति में ही विभाजित थे? जब ये पैदा हुए तो क्या जाति में ही बन के पैदा हुए थे? क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब हम इतिहास में इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो दोस्तों हमें इतिहास में दिखाई पड़ता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। ना यहाँ कोई जाति था, ना ब्राह्मण था, ना शूद्र था। लेकिन जब हमारे देश में जब आर्य आए, जो बताया जाता है दोस्तों कि मध्य एशिया, यूरोप से वो आए, तो आने के पश्चात जो है ना दोस्तों, विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई। जब हम लोग पुरातात्विक साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ऋग वैदिक काल की चर्चा करते हैं 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में, तो हम देखते हैं पश्चिम भारत में आर्य बसना शुरू होते हैं दोस्तों। वो कहा जाता है कि मध्य एशिया वो यूरोप से आए दोस्तों। वो जब पश्चिम भारत में सब संदर्भ प्रदेश में बसना शुरू करे, सब संदर्भ प्रदेश उसको बोलते हैं जो दोस्तों, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना है दोस्तों, जिसमें रावी, झेलम, ब्याज, इन सभी नदियों को सब संदर्भ प्रदेश कहते हैं दोस्तों। इसमें जब आर्य आए तो कबीला के रूप में रहते थे। उस कबीला में दोस्तों 100 जनों का समूह रहता था, मतलब 100 लोग रहते थे मिलके दोस्तों, और वो मुख्यतः गाय को पालते थे, पोसते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों गाय को ही गौधन कहा गया है, उसी के माध्यम से वो अपना जीवन चलाते थे दोस्तों। लेकिन इन कबीलों में जो सिर्फ एक कबीला होता था दोस्तों, विभिन्न कबीलों के बीच गाय के लिए युद्ध हुआ करता था दोस्तों। हाँ, उस युद्ध के दौरान जो था दोस्तों, तो युद्ध में क्या होता था कि जितने भी धन उस पर प्राप्ति होती थी दोस्तों, तो मुख्यतः पुरोहितों में, पुरोहित जो उनके लिए पूजा पाठ कराया करते थे दोस्तों, उसी के में बढ़ जाया करता था। कबीलों के सरदार और पुरोहितों में बढ़ जाया करता था दोस्तों। और वो जो कबीलों के सरदार थे दोस्तों, इनके गोतिया हुआ करते थे, गोतिया भाई गोतिया, उन सबको बराबरी का अधिकार ना दे के दोस्तों, ये जो सरदार होते थे वो मुख्यतः ज्यादा धन रखते थे। उसके पश्चात ही ब्राह्मणों को दिया जाता था धन दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे समाज में असमानता की शुरुआत भी यहीं से हुई दोस्तों। और जब यह आर्य हमारे भारत में आए तो उन्हें एक गौर वर्ण बताया जाता है दोस्तों। 2 प्रकार के वर्ण की चर्चा ऋग्वैदिक काल में है दोस्तों, एक है गौर वर्ण और एक है मूल लोग के लिए काले रंग। तो काले रंग वाले दोस्तों परेशान ना होएं, आपको मुख्यतः भारत का बताया जाता है। तो मैं भी हालांकि भारत का ही हूँ, काला गोरा क्या होता है, चलिए छोड़िए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल लोग जो हैं वो दस्यु कहलाते हैं। ऋग्वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मूल लोग को, काले लोग को दस्यु कहलाता है, जो दास वो शूद्र में विभाजित हैं। शूद्र वही दोस्तों जो आज आप लोग दलित कहते हो, महादलित कहते हो, हरिजन के पुत्र कहते हो, उन्हीं को शूद्र कहते हैं दोस्तों। वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चर्चा है दोस्तों उनकी। तो आइए अध्ययन के दौरान हम लोग देखते हैं, जब आर्य लोग लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, उस समय विभिन्न वस्तुओं को जीतते थे, तो वह वस्तु कबीलों के सरदार और पुरोहितों में अधिक हिस्सा विभाजित होता था दोस्तों। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा इन दोनों के ही पास रहता था, और भाई और गोतिया में असमानता का कारण यही था दोस्तों। उसके बाद आर्यतर लोग आते हैं, जो इनके भाई गोतिया ही थे दोस्तों। वो लोग बोले यार सब पैसा अपने रख लेता है, यही दोनों रख लेता है, जीतता हरता है, पुरोहित पूजा पाठ में दे देता है, दास गुलाम सब पुरोहित दे देता है, हमको कुछ देवे नहीं करता है, तो हम काहेल भाई तुम लोग के साथ रहे, हटते हैं, चलो हम लोग कृषि कार्य में लग जाते हैं। तो ये लोग दोस्तों व्यवसायी हो कृषि कार्य में लग गए, व्यापारी करने लगे दोस्तों। ये कहलाए दोस्तों वैश्य, ये वैश्य कहलाए दोस्तों। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं ऋग्वेद काल में 4 वर्णों की बात कही गई है दोस्तों। हाँ, ऋग्वेद में 4 वर्ण की बात कही गई है दोस्तों। सर्वप्रथम जिसको कहते हैं योद्धा, जो क्षत्रिय होते थे दोस्तों। क्षत्रिय का कार्य क्या होता था दोस्तों?
एक कबीले से दूसरे कबीले पे आक्रमण करना, वहां गाय के लिए मुख्यतः युद्ध होता था दोस्तों। उसके पश्चात पुरोहित देखते हैं दोस्तों। पुरोहित वही होते हैं ब्राह्मण, जो आज भी पूजा पाठ जितने भी कार्यक्रम करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? ब्राह्मण लोग करते हैं। तो हम लोग आदर्श समाज में ब्राह्मण लोगों का सम्मान करते हैं दोस्तों। उनको पूजा पाठ के लिए आमंत्रण करते हैं। मृत्यु होता है तो उनको संस्कार के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। उनको भोजन कराया जाता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं वैश्य। ये दोस्तों कृषक हैं, व्यापारी हैं। इनको अब यही एक साधन रह गया है कि ये अमीर बन सके, इनको पैसा आ सके दोस्तों। उसके बाद आता है शूद्र, जिनको हम लोग गालियों के रूप में उपयोग करते हैं दोस्तों। हम उनको उस दृष्टि से नहीं देखते जैसे कि सामान्य लोग होना चाहिए। हालांकि बिहार में दोस्तों कोई किसी को समान नजर से नहीं देखता, सच्चाई यही है। भूमियार हो गया, वो सोचेगा पुरोहित से लड़ेगा भाई कि हम बर हैं। पुरोहित कहेगा भूमियार का हमसे बर बनेगा रे, हमरा सामने झुकना ही पड़ेगा। चाहे पढ़ने के लिए आओ, चाहे पूजा कराने के लिए, हमरा सामने किसी को भी झुकना पड़ेगा। हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। और थर्ड, भूमियार के बाद जितने भी दोस्त आएंगे, यादव हो गए, धानुक हो गए, शर्मा हो गए, कोई भी जाति आ जाओ। यादव हो गया तो धानुक वाला गरियाएगा, धानुक हो गया उससे नीचे वाला नीचे करेगा, उससे नीचे वाला का भाई साहब जो हमारे दलित हैं, महादलित हैं, उनके प्रति जो भावना हम सबसे खराब देखते हैं दोस्तों। तो ये जड़ है दोस्तों। आप जड़ को समझो, किस प्रकार समाज वर्गीकृत हुआ दोस्तों, किस प्रकार समाज में आया और उस समय ऐसा हुआ दोस्तों। और हम आज जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज कितने वर्षों हो गए दोस्तों। ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह जब जन्म हुए उन्हीं के जो नापते हैं ना समय, तो उनसे भी 1500 ईस्वी पूर्व तब यह व्यवस्था उत्पन्न हुई। और आज भी यह व्यवस्था उत्पन्न हो गई दोस्तों। और आज भी हम लोग इस प्रकार के समाज में रहते हैं। तो दोस्तों 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई थी ऋग्वेद में। 4 वर्ण हैं, योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, पुरोहित, ब्राह्मण, वैश्य हैं, कृषक और व्यापारी हैं, शूद्र हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऋग्वेदिक काल में हम लोग जिस प्रकार आज जाति की इतनी ज्यादा श्रेष्ठता पे बल देते हैं कि जन्ममूलक बात करते हैं, लेकिन ऋग्वेदिक काल में जन्ममूलक जाति नहीं था दोस्तों। वो अपने कर्म के अनुसार जाति बट सकते थे। चाहे वो ब्राह्मण, अगर कोई योद्धा या क्षेत्रीय आदमी था, वो अगर पढ़ाई करवा रहा था, पूजा पाठ करवा रहा अगर कर सकता था या वो करवा सकता था, तो वो अपना गोत्र अनुसार अपना कर्म चेंज कर सकता था दोस्तों। चाहे ये कृषक भी चेंज कर सकता था। मतलब एकदम टाइट व्यवस्था नहीं थी उस प्रकार की, जिस प्रकार की हम लोग ऋग्वेदिक काल के पश्चात देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेदिक काल को, जिसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उसमें देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा जन्ममूलक हो जाता है दोस्तों, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हम लोग आते हैं तो क्योंकि इसमें एक परिवार के बारे में कहा गया है दोस्तों कि मैं, एक लड़का है अपने बारे में बताता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने का काम करती है, वही आटा पीसने का काम करते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में कार्य को विभाजित कर्म के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार उसका जाति विभाजित किया जाता था दोस्तों। उसके कर्म के अनुसार जाति विभाजित किया जाता था। लेकिन आज जो हम जाति का वर्गीकरण देखते हैं वह विभिन्न प्रकार से देखते हैं दोस्तों। तो इसका चर्चा आगे भी हम करेंगे, उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं, धन्यवाद। चलते चलते